हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। 22 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 21। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है इस बारे में हमने पढ़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला क्षेत्र था प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र था द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र था तृतीयक क्षेत्र। फिर आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है ऑनरशिप के हिसाब से, यानी मालिकाना हक के हिसाब से। जो जिस हिसाब से कंपनियां व आर्थिक गतिविधियां प्राइवेट कंपनियां सरकार द्वारा अधिकृत की जाती हैं या उनके द्वारा चलाई जाती हैं, उस हिसाब से 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर परिसंपत्तियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, रोजगार की सुरक्षा होती है। यहाँ सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, संवैधानिक छुट्टी और अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किस हिसाब से काम करता है ये लिखा गया है। निजी क्षेत्रक परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व का मतलब एक इंसान भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकता है। इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का मकसद लाभ कमाना नहीं होता। निजी क्षेत्र में हम कंपनी इसीलिए तो खोलते हैं बेटा कि लाभ कमा सकें। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, निजी क्षेत्र में सार्वजनिक रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, निजी क्षेत्र में सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यानी कि ये सारी सुविधाएं भी उनको देने की जो सरकार दे रही है उतनी तो नहीं, लेकिन कुछ सुविधाएं प्राइवेट कंपनियां भी उपलब्ध कराती हैं। जितनी छुट्टियां आप साल में ले सकते हो, संवैधानिक छुट्टियां और बाकी सेवाएं भी, आपको पेंशन वगैरह ये सेवाएं आपको सार्वजनिक क्षेत्र में मिलती हैं। जबकि निजी क्षेत्र में संवैधानिक छुट्टियां और ऐसी तरह की कोई भी संवैधानिक नहीं है बेटा, सवैतनिक छुट्टियां। सवैतनिक होता है हम लोग जब गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, तो हमें साल में 10 छुट्टियां या कितनी भी छुट्टियां ऐसी मिलती हैं जिनको अगर जोड़ा जाए, मतलब उनको ना लिया जाए, खर्च ना किया जाए, तो उसको बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश करा सकते हैं। ऐसी छुट्टियां होती हैं। प्लस हर महीने जो छुट्टी मिल सकती है हमें, साल में मान लो 10 या 15 ऐसी छुट्टियां होती हैं जिसमें हमें वेतन नहीं कटा जाता। यानी कि जब आप सरकारी विभाग में काम कर रहे होते हैं तो आपको जिस दिन छुट्टी कर रहे हैं उस दिन भी वेतन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको सवैतनिक छुट्टी कहा जाता है। और अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। जबकि सवैतनिक छुट्टी यानी कि जिस दिन छुट्टी पर हो उस दिन की सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती, जबकि सरकारी सेक्टर में मिलती है। सरकारी सेक्टर का एक एग्जांपल हमने लिखा भारतीय रेलवे, और यहाँ पर हमने लिखा टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस। ये सारी कंपनियाँ जो हैं ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं। उसके अलावा जो क्षेत्र हैं दो, जो कि मजदूरों के हिसाब से या फिर जो वर्क क्लास है उसके हिसाब से 2 तरह के क्षेत्र बनाए गए हैं। पहला क्षेत्र है संगठित क्षेत्र, दूसरा है असंगठित क्षेत्र। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, आपकी प्रोविडेंट फंड कटता है, सरकार आपके प्रोविडेंट फंड को अपने पास जमा रखती है, जब आप रिटायर होते हैं तो उसको देती है, ये होता है संगठित क्षेत्र। मान लीजिए आप बीमार हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं और इलाज में बहुत खर्चा आया तो सरकार आपको खर्चा देगी, ये संगठित क्षेत्र में होता है। असंगठित क्षेत्र में बेचारे रेहड़ी वाले, बिजली वाले, प्लम्बर, जो प्राइवेट काम कर रहे होते, छोटे छोटे लोग जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ काम करते हैं, उसके लिए वो फीस लेते हैं और उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में फ़र्क क्या होता है? संगठित क्षेत्र में उचित वेतन मिलता है, असंगठित क्षेत्र में कम वेतन प्राप्त होता है। हाँ, संगठित क्षेत्र में कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक। यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में कोई 12-12, 15-15 घंटे भी लोग काम करते हैं। संगठित क्षेत्र में आपकी नौकरी निश्चित होती है, कहीं नहीं जाएगी आपकी नौकरी। असंगठित क्षेत्र में नौकरी की अनिश्चितता होती है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता। संगठित क्षेत्र में काय की बेहतर परिस्थितियां होती है, बैठने का, खाने का, वहाँ जगह होती है जहाँ पर आप नौकरी करने जाते हैं। जहाँ पर असंगठित क्षेत्र काम कर रहा होता है, फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पर निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती हैं। संगठित क्षेत्र का एक एग्जाम्पल है बैंकिंग और
असंगठित क्षेत्र का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, रेडी पट्टी वाले। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। देखिए ये लिखी हुई तुलना, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ, एक एक पॉइंट को हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद दूसरा है संगठित और असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। ये लो बच्चे, संगठित और असंगठित क्षेत्र की तुलना यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत अच्छी तरह आराम से देखिए, ठीक है। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक निबंध लिखिए और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 5-5 उदाहरण दीजिए। चलिए लिखते हैं दोनों चीज़ें। चलिए बच्चों, हमने लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए हमने लिखा था। 5 प्राइवेट सेक्टर और 5 सरकार प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के नाम लिखिए। सबसे पहले देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नाम लिखे हमने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पहला लिखा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरा भारत पेट्रोलियम, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद हमने लिखा ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हमने लिखी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टिस्को, बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप जितनी कंपनियों के चाहें उतनी कंपनियों के नाम लिख सकते हैं। हमें 5-5 कंपनियों के लिए बोला गया था, इसलिए हमने ये नाम लिखे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए समस्याओं के बारे में हमें लिखना है। ये हमने इंग्लिश में लिखा था, इसके नीचे हम हिंदी में लिख देते हैं। भारत में मजदूर वर्ग का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है। भारत के असंगठित मजदूर वर्ग की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता, जो कि सबसे ज़्यादा पीड़ित व गरीब वर्ग है। इनकी कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को कार्य करने हेतु सही सुविधाएं व सही वातावरण नहीं प्राप्त होता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को कोई भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। किसी भी तरह की सरकारी सहायता व किसी भी प्रकार के महंगाई भत्ते उन्हें नहीं प्राप्त होते। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करना पड़ता है। इन मजदूरों को कई घंटे कार्य करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को
कोई कौशल प्राप्त नहीं है या सही तरह का ज्ञान नहीं है। उनके लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष कानून भी प्राप्त नहीं है जिसके लिए वह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आए। अगली वर्कशीट में मिलते हैं। बाय बाय।